अगर आप एक भारतीय हैं जो लंदन, न्यूयॉर्क या दुबई में रहते हैं और आपने मेहनत करके करोड़ों की संपत्ति बनाई है, तो मेरे पास आपके लिए एक गंभीर सवाल है। क्या आप अनजाने में किसी वित्तीय अपराध की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे आपकी मेहनत की कमाई और वित्तीय भविष्य खतरे में पड़ सकता है? यह कोई काल्पनिक स्थिति नहीं है। यह एक गंभीर चूक है जो कई अमीर अनिवासी भारतीय करते हैं, अक्सर इसके गंभीर परिणामों को जाने बिना। स्वागत है। मैं ईपीके कैपिटल का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। हमारा मिशन सरल है, पीढ़ियों के लिए संपत्ति बनाना। हम आपके विरासत को सुरक्षित रखने और बढ़ाने में आपकी मदद करने के लिए समर्पित हैं। आज हम किसी नए हॉट स्टॉक या क्रिप्टो ट्रेंड की बात नहीं कर रहे हैं। हम आपके भारत में संपत्ति की बुनियाद की बात कर रहे हैं, एक ऐसा विषय जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन यह बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए, 20 वर्षों तक अल्ट्रा हाई नेट वर्थ परिवारों को सलाह देने के बाद मैंने एक अजीब विरोधाभास देखा है। मैं ऐसे क्लाइंट्स को देखता हूं जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां चलाते हैं। वे जटिल डेरिवेटिव्स को समझते हैं, फिर भी भारत में उनकी बैंकिंग संरचना तकनीकी रूप से अवैध है। यही है असलियत। जिस पल आपकी फ्लाइट ने उड़ान भरी और आप बैंकिंग के लिहाज से अनिवासी बन गए, उसी पल से एक घड़ी चलने लगी। इस निवास स्थिति में बदलाव से कुछ विशेष वित्तीय दायित्व उत्पन्न होते हैं। अगर आपके पास अब भी अपने देश में एक सामान्य निवास बचत खाता है, वही खाता जिससे आप अपने माता पिता का बिजली बिल या अपनी पुरानी बीमा प्रीमियम भरते हैं, तो आप फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट या फेमा का उल्लंघन कर रहे हैं। सजा क्या है? यह सिर्फ एक हल्की फटकार नहीं है। यह संलिप्त राशि के 300% तक हो सकती है। कल्पना कीजिए, सिर्फ एक फॉर्म न भरने या अपनी बैंकिंग स्थिति अपडेट न करने के कारण आपको अपने खाते की राशि से 3 गुना ज्यादा गंवाना पड़ सकता है। लेकिन चिंता मत कीजिए, आज हम इसे ठीक करने जा रहे हैं। हम एनआरई और एनआरओ खातों के इस जटिल जाल को सुलझाएंगे और इन कठिन शब्दों को समझना आसान बनाएंगे। और मैं आपको दिखाऊंगा कि एक चुपचाप संपत्ति को खत्म करने वाले कारक को कैसे रोकें, जो हर साल आपके पोर्टफोलियो का 4% चुपके से खा जाता है। एक छुपी हुई लागत जो समय के साथ आपके रिटर्न को काफी कम कर सकती है। आइए इसे आसान बनाते हैं। बैंकिंग की जटिल भाषा को भूल जाइए। मैं चाहता हूं कि आप अपनी धनराशि को अलग अलग बैकेट्स में सोचें, जिनका अपना अपना उद्देश्य और नियम है। सबसे पहले आपके पास एनआरई खाता है, यानी नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल। इसे एक संप्रभु द्वार के रूप में सोचें। यह आपके अंतरराष्ट्रीय कमाई के लिए बनाया गया है। यह बकेट केवल उस पैसे के लिए है जो आप भारत के बाहर कमाते हैं, आपके डॉलर, आपके दिरहम, आपके पाउंड। यह आपके वैश्विक आय को भारत में लाने के लिए निर्धारित चैनल है। एनआरई खाते की सबसे बड़ी ताकत है आजादी। आप इसमें पैसा लाते हैं, निवेश करते हैं और जब चाहें इसे वापस निकाल सकते हैं। कोई सवाल नहीं पूछा जाता, कोई सीमा नहीं है। यह पूरी तरह से पुनः प्रेषणीय है और बेजोड़ लचीलापन प्रदान करता है। और सबसे अच्छी बात, इस बकेट में जो ब्याज आप कमाते हैं वह भारत में पूरी तरह टैक्स फ्री है, जिससे आपके निवेश को बड़ा फायदा मिलता है। फिर आता है एनआरओ खाता, यानी नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी। इसे ऐसे समझें जैसे यह एक जलाशय है जिसमें आपकी वह कमाई जमा होती है जो भारत के भीतर से आती है। यह उन पैसों के लिए है जो भारत के अंदर से आते हैं, जैसे बेंगलुरु वाले अपार्टमेंट से मिलने वाला किराया, पुराने टाटा शेयरों से मिलने वाले डिविडेंड या आपकी पेंशन। यह पैसा स्थानीय ही रहता है और भारतीय वित्तीय प्रणाली के भीतर ही प्रबंधित होता है। यह है वह सुनहरा नियम जो आपकी संपत्ति की सुरक्षा करता है। एनआरई विदेशी आय के लिए है, एनआरओ भारतीय आय के लिए है। इन्हें आपस में न मिलाएं। यह अलगाव, अनुपालन और वित्तीय स्पष्टता के लिए बेहद जरूरी है। मैंने एक बार एक क्लाइंट को देखा जो एक सफल सीईओ थे। उन्होंने अपनी दुबई की सैलरी 3 साल तक एनआरओ खाते में जमा कर दी।
उन्हें लगा आखिरकार यह तो बस एक बैंक खाता ही है ना? गलत। जब उन्होंने वह पैसा दुबई वापस भेजकर एक विला खरीदने की कोशिश की तो उन्हें बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। उन्होंने अनजाने में अपनी तरल संपत्ति को बदल दिया था, टैक्स फ्री विदेशी मुद्रा को सीमित कर योग्य भारतीय रुपये में। यह कागजी कार्रवाई का ऐसा बुरा सपना है जिससे आप बचना चाहेंगे। इन भेदों को पहले से समझ लेना आपको भारी परेशानी और संभावित वित्तीय नुकसान से बचा सकता है। अब आइए उस जाल की बात करें जिसमें सबसे समझदार निवेशक भी फंस जाते हैं। आप भारत में 7% ब्याज देने वाली एनआरई फिक्स्ड डिपॉजिट को देखते हैं। आप इसकी तुलना लंदन या न्यूयॉर्क के अपने बैंक से करते हैं जो 3 या 4% ब्याज देता है। आप सोचते हैं यह तो आसान मुनाफा है, मैं 7% ले लूंगा। यह फैसला सीधा साधा लगता है, लेकिन इसमें अक्सर एक अहम बात नजरअंदाज हो जाती है। लेकिन आप उस चुपचाप काम करने वाले संपत्ति के हीरो को भूल रहे हैं, यानी मुद्रा अवमूल्यन। इतिहास गवाह है कि भारतीय रुपया हर साल डॉलर के मुकाबले लगभग 3 से 4% अवमूल्यित हो जाता है। यह उभरती अर्थव्यवस्थाओं की प्रकृति है, जहां मुद्रा में उतार चढ़ाव एक स्थायी कारक है जो आपके वास्तविक रिटर्न को प्रभावित कर सकता है। तो मेरे साथ गणना कीजिए। अगर आप 7% ब्याज कमाते हैं लेकिन रुपया डॉलर के मुकाबले अपनी 4% कीमत खो देता है, तो आपका वास्तविक रिटर्न केवल 3% ही रह जाता है। आपने उभरते बाजार का जोखिम उठाया है, लेकिन आपको जो रिटर्न मिल रहा है वह मुश्किल से ही एक जोखिम मुक्त अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड को पछाड़ पा रहा है। यह समझदार निवेशकों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण अंतर है। ईपीके कैपिटल में हम अपने ग्राहकों से कहते हैं कि एनआरई डिपॉजिट्स का इस्तेमाल भारत में अपने खर्चों, छुट्टियों और परिवार के समर्थन के लिए करें। ये आपकी अल्पकालिक आवश्यकताएं हैं, लेकिन दीर्घकालिक संपत्ति निर्माण के लिए मुद्रा अवमूल्यन की अनदेखी न करें। सिर्फ ऊपरी दर के पीछे मत भागिए, असली दर के पीछे भागिए जो सभी कारकों को ध्यान में रखती है। अंत में आइए आपके एनआरओ खाते पर नजर डालते हैं, जो आपके किराए और डिविडेंड्स को संजो कर रखता है। क्या आप जानते हैं कि बैंक आपके ब्याज आय का 30% हिस्सा अपने आप स्रोत पर कर कटौती के रूप में काट लेता है? यह एक बहुत बड़ी नकदी प्रवाह की हानि है, जिससे आपकी भारतीय संपत्तियों से मिलने वाली शुद्ध आय में काफी कमी आ जाती है। लेकिन आपके पास एक सुरक्षा कवच है। इसे डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट या डीटीए कहा जाता है। यह समझौता आपको एक ही आय पर 2 बार कर लगाए जाने से बचाता है। सिर्फ एक दस्तावेज, जिसे टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट कहते हैं, अपने बैंक में जमा करके आप उस टैक्स दर को 30% से घटाकर 10 या 15% कर सकते हैं। यह आपके निवास देश के साथ विशेष डीटीए पर निर्भर करता है। अधिकांश लोग यह कागजी कार्रवाई नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि यह झंझट भरा है। वे अपनी कमाई का 15% हिस्सा छोड़ देते हैं। आप अधिकांश लोगों जैसे मत बनिए। अपनी पूरी कमाई सुरक्षित करने के लिए पहल कीजिए। और एक आखिरी चेतावनी, सीमा। एनआरई खाते के विपरीत एनआरओ खाते में पैसे बाहर भेजने की एक सीमा होती है। आप एक वित्तीय वर्ष में केवल $1 मिलियन ही भारत से बाहर भेज सकते हैं। अगर आप कोई लग्जरी प्रॉपर्टी $3 मिलियन में बेचते हैं, तो आप सारा पैसा एक साथ बाहर नहीं ले जा सकते। इसके लिए आपको एक रणनीति बनानी होगी, या तो भुगतान को किस्तों में बाहर भेजें या फिर आरबीआई से विशेष अनुमति लें। यह योजना आपको बेचने से पहले बनानी चाहिए, बाद में नहीं। अप्रत्याशित अड़चनों से बचने के लिए सक्रिय वित्तीय योजना बनाना बहुत जरूरी है। 21वीं सदी में संपत्ति सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आपके पास क्या है, यह इस बारे में भी है कि वह संपत्ति कहां है और आप उसे कितनी आसानी से स्थानांतरित कर सकते हैं, जिससे तरलता और नियंत्रण सुनिश्चित हो सके। इस हफ्ते के लिए आपका होमवर्क ये है। यह एक सरल 3 चरणीय ऑडिट है, जिससे आप अपनी वित्तीय अनुपालनता सुनिश्चित कर सकते हैं और अपनी संपत्ति की संरचना को बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले जांचें कि क्या आपके पास अभी भी निवासी बचत खाता है।
अगर है तो उसे तुरंत एनआरओ खाते में बदलें ताकि आप नियमों का पालन कर सकें। दूसरा, सुनिश्चित करें कि आपकी विदेशी आय केवल एनआरई खाते में ही आ रही है। इन खातों को सख्ती से अलग रखें ताकि आप टैक्स लाभ और धन वापसी की स्वतंत्रता का पूरा लाभ उठा सकें। और तीसरा, सुनिश्चित करें कि आपकी भारतीय आय केवल एनआरओ खाते में ही आ रही है। इससे अनजाने में खातों के मिश्रण और संभावित कानूनी जटिलताओं से बचाव होता है। ईपीके कैपिटल में हम आपको इन सीमा पार जटिलताओं को समझने में मदद करते हैं ताकि आपकी विरासत सुरक्षित रहे और आपका वित्तीय भविष्य संरक्षित रहे। अपने धन पर अपनी संप्रभुता को जड़ता के कारण खोने न दें। आज ही अपने वित्तीय भविष्य की बागडोर अपने हाथ में लें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो ग्लोबल वेल्थ मैनेजमेंट पर और जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।